दोस्तों आज इस वीडियो में बातें होंगी बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर राजकुमार साहब के बारे में, जिनका न केवल फिल्मों में नाम बस राजकुमार था, उनकी असली जिंदगी भी किसी राजकुमार से कम नहीं थी। उनका बिल्कुल एक अलग ही ऑरा था, अलग ही स्टाइल थी और किसी से बात करने का तरीका तो बहुत ही अलग था। एक्चुअली में ना वो किसी से डरते नहीं थे। सामने कितना भी बड़ा दिग्गज आ जाए, राजकुमार के मन में जो है वो उससे बोल देते थे, बिना ये सोचे हुए कि उनके द्वारा बोली गई बात सामने वाले को अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। और अक्सर राजकुमार साहब के इस तरह से बेबाक बोलने की वजह से उनको लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी बनी ही रही। तो आज के इस वीडियो में हम राजकुमार साहब से जुड़े हुए ऐसे सारे विवादों और कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं जब उन्होंने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों की उनके मुंह पर बेइज्जती की। लेकिन इसके अलावा हम इस बारे में भी बात करेंगे जब राजकुमार साहब को भी कई बार मुंह की खानी पड़ी। मतलब कई ऐसे मौके भी आए जब राजकुमार साहब के ऊपर भी कई एक्टर्स भारी पड़ गए, जब राजकुमार ने उनकी बेइज्जती करने के लिए कुछ बोला लेकिन सामने वाले ने कुछ ऐसा कर दिया कि राजकुमार की भी भरी महफिल में कई बार बेइज्जती हुई। हालांकि इसके बारे में लोग कम ही बात करते हैं, अक्सर राजकुमार के दबंगई के किस्से मशहूर हैं। लेकिन आज हम इन सारी बातों से पर्दा उठाने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि जब शेर को सवा शेर मिलता है तो क्या होता है। वैसे ये बात तो जग जाहिर है कि राजकुमार अपने आप को लेकर कितने ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड थे और अपने से बड़ा एक्टर उन्होंने कभी किसी को माना ही नहीं और अपने आप को वो हमेशा किसी राजकुमार के जैसा ही ट्रीट करते थे। 50s, 60s और 70s में कई रोमांटिक फिल्मों में काम करने के बाद 80s में राजकुमार साहब ने अपनी पर्सनालिटी और अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया था। फिर चाहे उनके कपड़े पहनने का ढंग हो, उनके सिगार पीने की स्टाइल हो, गले में ये रूमाल बांधने की स्टाइल हो या फिर ये सफेद जूते पहनने की स्टाइल हो। और जब इस बेहतरीन लुक के साथ में राजकुमार साहब अपने ही अंदाज में कोई भी डायलॉग बोलते थे तो वो डायलॉग लोगों के बिल्कुल दिलों में बस जाता था। उनकी इस स्टाइल को लोग इतना ज्यादा पसंद करने लगे थे कि 80s में कई फिल्में ऐसी आईं जब राजकुमार साहब की एंट्री होती थी तो पर्दे पर सबसे पहले उनके सफेद जूते हमें नजर आते थे और लगभग 3-4 मिनट तक उनके जूते हमें वॉक करते हुए नजर आए। और पर्दे पर धुआं उड़ता हुआ देखकर और उनके सफेद जूते देखकर ऑडियंस ये समझ जाती थी कि राजकुमार साहब की अब एंट्री हो गई है। उस समय मात्र उनके जूतों बस का खौफ इतना ज्यादा था कि उनको देखकर अदालत में जज अपने फैसले तक बदल देता था। और सरकारी वकील की जरा सुनने के बाद ऐसे कई सीन हमें उनकी मरते दम तक में जंगबाज में और बेताज बादशाह जैसी फिल्मों में देखने के लिए मिले। यहाँ तक कि उनकी फिल्म जंगबाज में वो एक वकील बने होते हैं लेकिन एक आइलैंड पर एक बड़े से घर में रहते हैं और आने जाने के लिए उन्होंने पर्सनल हेलीकॉप्टर रखा होता है। और इस बात में दो राह नहीं है कि बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हीरो आए, लेकिन राजकुमार साहब जैसी स्टाइल और ऑरा को मेंटेन नहीं कर पाए। आपको बता दें कि धर्मेंद्र, जितेंद्र और राजेश खन्ना जैसे एक्टर जो उस समय पे दिग्गज भी हो चुके थे, लेकिन राजकुमार फिर भी अपने सामने इनको कुछ नहीं समझते थे। यहाँ तक कि अक्सर वो जितेंद्र और धर्मेंद्र का तो नाम तक भूल जाते थे और अक्सर जितेंद्र को धर्मेंद्र और धर्मेंद्र को जितेंद्र बुलाने लगते थे। और ये बात कई बार इन दोनों को राजकुमार को याद दिलानी पड़ती थी कि सर मैं जितेंद्र नहीं धर्मेंद्र हूँ और मैं धर्मेंद्र नहीं जितेंद्र हूँ। लेकिन जैसे ही राजकुमार पीछे मुड़ते तो धर्मेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें फिर से गलत नाम से ही बुलाते और बोलते कि अच्छा एक काम करो जितेंद्र, तुम उस डायरेक्टर से मिल लो। और ये ऐसा एक बार नहीं कई बार हो रहा था। जब भरी महफिल में कई बार इनको गलत नाम से बुलाते तो जितेंद्र और धर्मेंद्र को उनके ऊपर काफी गुस्सा भी आता, लेकिन ये दोनों किसी भी तरह से अपने इस गुस्से के घूंट को पी जाते थे। लेकिन एक बार तो हद हो गई जब एक फिल्म की बड़ी सक्सेस पार्टी रखी हुई थी और उसमें धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना जैसे कई बड़े दिग्गज एक्टर आए हुए थे। उस पार्टी में राजकुमार थोड़ी देर से आए और जब फिल्म मेकर्स उन्हें रिसीव करने के लिए गए तो राजकुमार ने देखा कि यहाँ पर एक्टर्स का जमावड़ा लगा हुआ है। तो उन्होंने उस डायरेक्टर से कहा, जानी हम तो सोच रहे थे कि ये कोई बड़ी पार्टी होगी, लेकिन तुमने तो यहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट का जमावड़ा लगा रखा है। तो डायरेक्टर ने राजकुमार से कहा, साहब अंदर तो आइए, धर्मेंद्र भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो राजकुमार ने सबके सामने ही अपने अलग ही अंदाज में बोला कि राजेंद्र हो या जितेंद्र, धर्मेंद्र हो या बंदर, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उनके लिए तो सब बराबर ही है। और राजकुमार के द्वारा किए गए इस कमेंट को लेकर उस समय धर्मेंद्र काफी भड़क भी गए थे और एक बार तो धर्मेंद्र का गुस्सा राजकुमार के ऊपर फूट ही गया था और उन्होंने राजकुमार की जाकर सीधे कॉलर ही पकड़ ली थी। ये बात है साल 1965 में आई फिल्म काजल की, जिसमें राजकुमार और धर्मेंद्र काम कर रहे थे। राजकुमार काफी सीनियर एक्टर थे और धर्मेंद्र उस समय इंडस्ट्री में काफी नए आए हुए थे, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र ने इसके पहले कई फिल्मों में काम कर लिया था। तो उस समय फिल्म काजल में काम करते टाइम पर राजकुमार ने फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र के बारे में ये बोल दिया था कि यार ये किस पहलवान को उठा लाए हो, मैं तो सोच रहा था कि तुम किसी एक्टर को लाओगे लेकिन तुम तो पहलवान को उठा लाए हो। अब मेरे इतने खराब दिन आ गए कि मुझे पहलवानों के सामने एक्टिंग करनी पड़ेगी।
और राजकुमार के द्वारा पास किए गए इतने बुरे कमेंट को धर्मेंद्र बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सीधे जाकर राजकुमार की कॉलर पकड़ ली। अब धर्मेंद्र तो वैसे ही बिल्कुल खाते पीते घर के पंजाबी गबरू थे, और जब उन्होंने अपने डोले सोले के साथ में राजकुमार की जमकर कॉलर पकड़ ली तो राजकुमार साहब थोड़ी देर के लिए तो तिलमिला गए कि आखिर ये क्या हो गया। खैर फिल्म यूनिट वालों ने इन दोनों को अलग किया और राजकुमार वहां से तुरंत चले गए। तो ऐसे कई और मौके भी आए जहां पर राजकुमार की भरी महफिल में दूसरे एक्टर्स ने जमकर बेइज्जती की। धर्मेंद्र के अलावा एक बार और उनकी बड़ी झड़प हुई थी सुनील दत्त साहब के साथ में भी, जिनके साथ उन्होंने 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में काम किया था। आपने अक्सर राजकुमार की फिल्मों में ये बात जरूर नोटिस की होगी कि जब भी वो कोई डायलॉग बोलते हैं तो वो हीरो की आंखों में आंखें डालकर नहीं बोलते हैं। हीरो कहीं और खड़ा रहता है और राजकुमार कहीं और देखकर डायलॉग बोलते हैं। तो ऐसे ही सुनील दत्त साहब के साथ में जब राजकुमार के कई सीन शूट किए जा रहे थे और राजकुमार कहीं और देखकर डायलॉग बोल रहे थे, तो पहले तो 2-3 बार सुनील दत्त ने उन्हें काफी समझाया कि वो उनकी आंखों में आंखें डालकर डायलॉग बोले। लेकिन जब 3-4 बार दत्त साहब ने उन्हें समझाया, लेकिन राजकुमार फिर भी उनकी आंखों में आंखें डालकर डायलॉग नहीं बोल रहे थे, कहीं और देखकर ही डायलॉग बोल रहे थे। तो गुस्से में आग बबूला हुए सुनील दत्त ने उनके मुंह को पकड़ा और अपने मुंह की तरफ घुमाया और उनसे कहा कि अब डायलॉग बोलो। लेकिन फिर भी राजकुमार ने 1-2 बार तो डायलॉग ऐसे बोल दिए, लेकिन इसके बाद उनकी आदत फिर से वही हो गई। हालांकि एक बात तो है कि राजकुमार साहब दूसरे के साथ में जब ऐसा मजाक करते थे, लेकिन जब सामने वाला कभी कभार उनके ऊपर भारी पड़ भी जाता था तो राजकुमार उसकी बातों को दिल पर नहीं लगाते थे और ना ही इतना ज्यादा बुरा मानते थे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात थी कि अगर आप किसी के साथ में ऐसा मजाक करते हो और कई बार अगर सामने वाला आपके साथ में मजाक करे तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सारे लोग राजकुमार साहब के बारे में जानने लगे थे कि इनकी तो ऐसी आदत ही है कि वो ना तो किसी के लिए दिल से बुरा बोलते हैं और ना ही किसी के द्वारा बोली गई बातों को अपने दिल पे लगाते हैं। ऐसे ही एक बार उनकी झड़प हुई थी अमजद खान के साथ में भी, जब एक पार्टी के दौरान राजकुमार ने अमजद खान के बढ़ते हुए वजन के बारे में कुछ कमेंट कर दिया था और ये बात अमजद खान को पसंद नहीं आई। तो अमजद खान तुरंत राजकुमार के पास में गए और अपना हाथ उनके सामने दिखाकर बोले कि तुम्हें अगर लड़ाई करनी है तो मुझसे लड़ाई कर लो, पंजा लड़ाना है तो पंजा लड़ा लो। लेकिन ये कौन सी बात है कि इतने सारे लोगों के सामने उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। खैर राजकुमार ने कुछ नहीं बोला और वहां से चले गए थे। राजकुमार के साथ में आगे चलकर एक ऐसा ही इंसिडेंट फिरोज खान के साथ में भी हुआ था, जब एक पार्टी के दौरान राजकुमार ने फिरोज खान के बढ़ते हुए बालों को लेकर ये कमेंट कर दिया था कि जानी तुमने तो बालों की पूरी दुकान खोल रखी है, अपने बाल थोड़ी छोटे करवा लो, बिल्कुल तुम एक नाई के जैसे लग रहे हो। और इसका जवाब फिरोज खान ने बड़ी ही शालीनता से देते हुए कहा था कि राज साहब मैं फिल्मों में एक्टिंग करने आया हूँ, आपका नौकर बनने नहीं आया हूँ। खैर इसके बाद कुछ समय तक इन दोनों के बीच में बातचीत भी बंद रही थी। लेकिन एक बार और राज साहब ने फिरोज खान को लेकर कुछ कमेंट कर दिया था और इस बार फिरोज खान अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए थे और उन्होंने गुस्से में जाकर राजकुमार साहब की विग उतार दी थी। और ये उस समय राजकुमार की काफी बड़ी बेइज्जती थी और ये उन्हें काफी बुरी भी लगी थी, क्योंकि राजकुमार साहब अपने लुक को लेकर बड़े ही सेल्फ ऑब्सेस्ड थे। उन्हें हमेशा अच्छे दिखने की आदत थी, अच्छे जूते पहनने की, अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छा सिगार पीने की और अच्छे हेयर स्टाइल रखने की। लेकिन उनके बाल काफी पहले ही झड़ चुके थे और वो फिल्मों में अक्सर विग लगाया करते थे। लेकिन आज तक राजकुमार को बिना विग के किसी ने देखा ही नहीं है कि उनके बाल झड़े हुए थे, और ना ही पूरे इंटरनेट पर उनकी कोई भी ऐसी फोटो आपको देखने के लिए मिलेगी जहां पर वो बिना विग के नजर आए। तो ऐसे में जब फिरोज खान ने इतने सारे लोगों के सामने उनकी विग उतार दी तो ये बात राजकुमार को बहुत बुरी लगी थी। खैर फिर भी राजकुमार ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपनी विग ठीक की और वहां से चले गए थे। राजकुमार साहब की ऐसी ही झड़प हुई थी जाने माने एक्टर डैनी के साथ में भी, जब डैनी उस समय तक कई फिल्मों में काम कर चुके थे और एक फिल्म की सक्सेस पार्टी में वो आए थे। तो उसी पार्टी में राजकुमार साहब भी आए थे। तो उन्होंने डैनी को देखकर बोला, जानी ये कौन है, ये तो किसी पहाड़ी कुत्ते के जैसा लग रहा है। डैनी को राजकुमार की इस बात के ऊपर काफी गुस्सा आया और डैनी गुस्से से आग बबूला भी हो गए थे, लेकिन वो राजकुमार से काफी जूनियर थे तो वो कुछ नहीं बोले। खैर आपको बता दें कि आगे चलकर इन दोनों ने साथ में 1987 में आई फिल्म इतिहास में काम भी किया था और यहाँ पर राजकुमार को डैनी का काम काफी पसंद आया। उन्होंने डैनी की तारीफ की और इसके बाद ये दोनों दोस्त बन गए थे। मतलब हमेशा उनकी ये बात तो रही है कि अगर वो किसी की तारीफ करते थे तो वो झूठी नहीं करते थे, वो दिल से ही करते थे, वरना वो किसी की तारीफ नहीं करते थे और उसकी मुंह पर ही बेइज्जती करते थे। ऐसा ही उनका इंसिडेंट हुआ था ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब के साथ में भी, जब राजकुमार ने दिलीप कुमार की साल 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना देखी। ये फिल्म उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो सीधे रात के लगभग 1:30 बजे ही दिलीप कुमार साहब के बंगले पर पहुंच गए
और दिलीप कुमार को बंगले से बाहर बुलाकर उनकी तारीफ करने लगे कि मैंने तुम्हारी गंगा जमुना देखी और मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। साथ ही साथ उन्होंने लगे हाथ ये भी बोल दिया कि अब वो मान गए हैं कि इंडिया में केवल 2 ही एक्टर हैं, एक राजकुमार और दूसरा दिलीप कुमार। और बस ये बोलकर वो वहां से चले गए और दिलीप कुमार वहां पर खड़े होकर सोचते ही रह गए। मतलब राज साहब का अपने आप को लेकर सेल्फ ऑब्सेशन कितना ज्यादा था, आप समझ सकते हैं। जब उन्होंने आधी रात को दिलीप कुमार के काम की तारीफ भी कर दी, लेकिन अपने आप को भी कम नहीं बताया। आपको बता दें कि आगे चलकर इन दोनों ने साथ में साल 1959 में आई फिल्म पैगाम में एक साथ काम भी किया था। और ये ऐसा पहला मौका था जब राजकुमार और दिलीप कुमार ने एक साथ काम किया था। इसमें राजकुमार दिलीप कुमार के बड़े भाई बने हुए थे और फिल्म का एक सीन ऐसा था जहां पर राजकुमार दिलीप कुमार को एक जोरदार तमाचा मारते हैं। हालांकि इस तमाचे को उन्हें नकली में ही मारना था, लेकिन इस सीन के दौरान राजकुमार इसमें इतने ज्यादा बह गए कि उन्होंने असली का तमाचा मार दिया। और ये तमाचा इतनी जोरदार था कि दिलीप कुमार थोड़ी देर के लिए तो सन्न रह गए थे। और इसके बाद इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा बहस हो गई कि लगभग 32 साल तक इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में काम नहीं किया और बात तक नहीं की। खैर, जैसे तैसे इन दोनों ने फिल्म पैगाम को कंप्लीट कर दिया था और इसके लगभग 32 साल बाद ये दोनों हमें साल 1991 में आई सुभाष घई की फिल्म सौदागर में नजर आए थे, जिसको लेकर भी अलग ही किस्से हैं कि कैसे सुभाष घई इन दोनों को इतने सालों बाद एक साथ लेकर आए थे। उस समय सुभाष घई का ये कहना था कि उन्होंने फिल्म सौदागर की कहानी में ये दोनों ही रोल बिल्कुल बराबर लिखे थे। किसी का भी रोल छोटा नहीं था और किसी का रोल बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं था। और जब सुभाष घई ने राजकुमार को ये कहानी सुनाई तो राजकुमार ने पूछा कि जानी, इसमें दूसरा हीरो कौन है? तो सुभाष घई ने कहा दिलीप कुमार। तो राजकुमार ने कहा कि ठीक है, मैं ये फिल्म तो करूंगा, लेकिन मेरा रोल दिलीप कुमार से ज्यादा होना चाहिए। ठीक ऐसे ही जब सुभाष घई ने दिलीप कुमार को ये कहानी सुनाई तो दिलीप कुमार ने भी पूछा कि इसमें दूसरा हीरो कौन है? तो उन्होंने कहा कि राजकुमार। तो दिलीप कुमार ने सुभाष घई से यह कहा कि ठीक है, मैं इसमें काम तो करूंगा, लेकिन इसमें मेरा रोल राजकुमार से छोटा नहीं होना चाहिए। खैर, फिल्म बनना शुरू हुई और अपने अपने रोल को लेकर थोड़ी बहुत बहस भी देखने के लिए मिली, लेकिन सुभाष घई ने इन दोनों को मैनेज कर लिया और ये फिल्म समय पर बनकर तैयार हो गई और बड़ी हिट रही थी। जहां आज भी इसमें रखा गया गाना इमली का बूटा बेरी का बेर दोस्ती के लिए बहुत ही अच्छा गाना है। जिस समय मनाली में इसकी शूटिंग चल रही थी उस समय एक किस्सा और हुआ जब पूरी फिल्म की यूनिट राजकुमार को ढूंढ रही थी कि आखिर राजकुमार कहाँ गए हैं। और काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब राजकुमार नहीं मिले तो दिलीप कुमार ने देखा कि वो एक दूर पहाड़ी के किनारे पर बैठे हुए हैं। तो दिलीप कुमार ने जब उन्हें देखा तो दिलीप कुमार पीछे से गए और उनकी कुर्सी को पीछे खींच लिया। और दिलीप कुमार ने कहा कि अगर मैं ये कुर्सी पीछे नहीं खींचता तो तुम यहाँ से मर भी सकते थे। तो राजकुमार ने पहले तो अपना सिगार जलाया और बाद में दिलीप कुमार से बोला कि हम राजकुमार हैं और राजकुमार कुत्ते की मौत नहीं मरते। खैर, ऐसे कई किस्से हुए जब एक बार तो उन्होंने जानी मानी एक्ट्रेस जीनत अमान की उनके मुंह पर ही बेइज्जती कर दी थी। ये बात है जीनत अमान और देवानंद की साल 1971 में आई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के प्रीमियर के दौरान की। जब राजकुमार ने प्रीमियर में ये फिल्म देखी और बाद में जब उनके सामने जीनत अमान आई तो राजकुमार ने उनको देखा और उनसे बोला कि तुम बड़ी खूबसूरत लगती हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती हो। मतलब अभी राज साहब ने जीनत अमान की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा देखी और सामने सामने उनको ये बोल दिया और बेचारी जीनत अमान इतने सारे लोगों के सामने बड़ी एम्बेरस हुई और कुछ नहीं बोल पाई। खैर, जीनत अमान तो ठीक है जब उन्होंने जाने माने एक्टर राज कपूर साहब को तक नहीं छोड़ा। जब राज कपूर ने अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए राजकुमार को एक कैमियो रोल के लिए अप्रोच किया था तो उन्होंने राज कपूर को जवाब दिया, जानी, इस फिल्म में तुम हो, तुम्हारा बेटा है, सर्कस के इतने सारे जानवर हैं, तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया हूं। और ये बोलकर उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी थी। और कहा जाता है कि ये बात उस समय राज कपूर को बहुत बुरी भी लगी थी और उन्होंने आगे चलकर अपनी किसी भी फिल्म के लिए राजकुमार को कभी अप्रोच नहीं किया। यहाँ तक कि राजेश खन्ना की भी सुपरहिट फिल्म अमर प्रेम पहले राजकुमार साहब को ऑफर हुई थी, लेकिन उस समय राजकुमार ने ये फिल्म ठुकरा दी थी और बाद में ये राजेश खन्ना को मिली और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। और जब इसकी सक्सेस पार्टी रखी गई तो राजकुमार भी वहां पर आए हुए थे और सबके सामने राजकुमार ने ये बोल दिया कि जानी, हमारे फेंके बिस्किट खाकर तो कुत्ता भी बुलडॉग बन जाता है। तो मेरी छोड़ी हुई फिल्म करने के बाद राजेश भी आगे चलकर सुपरस्टार बन ही जाएगा। खैर, इस समय तक लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री राजकुमार साहब की आदतों के बारे में जान चुकी थी, तो अब कोई बहुत ज्यादा उनकी बातों के ऊपर रिएक्ट नहीं करता था क्योंकि ये बात सबको पता होती थी कि वो मजाक में ही ऐसा बोल रहे हैं। खैर, एक बार तो हद हो गई जब रामायण बनाने वाले रामानंद सागर साल 1968 में राजकुमार के पास में एक फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर गए और रामानंद सागर ने राजकुमार साहब के बंगले पर उन्हें ये पूरी स्क्रिप्ट सुनाई।
तो राजकुमार ने ये स्क्रिप्ट सुनी, थोड़ी देर तक सोचा और रामानंद सागर से कहा कि ये स्क्रिप्ट मेरे सामने रखो। खैर रामानंद सागर को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये स्क्रिप्ट वो अपने सामने रखने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो रामानंद सागर ने ये स्क्रिप्ट उनके सामने रख दी और राजकुमार साहब ने अपने कुत्ते को बुलाया, जिसको वो अक्सर जानी के नाम से बुलाते थे, और अपने कुत्ते को बुलाया और कुत्ता आकर स्क्रिप्ट के सामने बैठ गया। तो राजकुमार ने अपने कुत्ते की तरफ देखते हुए कहा, जानी क्या तुम इस फिल्म में काम करोगे? तो पता नहीं ये कुत्ता किस बात पर अपना सिर हिलाने लगा। तो राजकुमार ने तुरंत रामानंद सागर की तरफ देखा कि जानी, जब हमारा कुत्ता ही इसमें काम करने के लिए हामी नहीं भर रहा है तो हम इसमें काम कैसे करेंगे। और रामानंद सागर को ये देखने के बाद भारी बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन उन्होंने राजकुमार से कुछ नहीं कहा, अपनी स्क्रिप्ट उठाई और बाहर चले गए। खैर आपको बता दें कि आगे चलकर उन्होंने इस कहानी के ऊपर धर्मेंद्र के साथ में फिल्म बनाई थी आंखें, जो फिल्म साल 1968 की सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी। लेकिन उस समय राजकुमार ने एक तो ये फिल्म ठुकराई थी और अपने कुत्ते से रामानंद सागर की बेइज्जती भी करवाई थी। आपको बता दें कि उन्हें कुत्ते पालने का बहुत शौक था और उनके बंगले पर ऐसे कुत्ते पले ही रहते थे। और अक्सर राजकुमार के बारे में कई लोगों का ये कहना था कि वो ज्यादातर लोगों को जानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कुत्ते का नाम भी जानी ही रखा है। लेकिन आपको बता दें कि जानी का मतलब होता है मेरे प्यारे। तो जानी के नाम से वो अपने कुत्ते को भी बुलाते थे और फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोगों को भी बुलाते थे। जाने माने डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के साथ में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, जब वो साल 1973 में आई अपनी फिल्म जंजीर की स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास में गए और उन्हें अपनी इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई। तो राजकुमार को ये स्क्रिप्ट तो काफी पसंद आई, लेकिन राजकुमार ने उस समय इसमें काम करने से केवल इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें प्रकाश मेहरा के द्वारा लगाए गए चमेली के तेल की खुशबू पसंद नहीं आई थी। और उनका ये कहना था कि इस डायरेक्टर के पास में 5 मिनट खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था, तो वो इतनी बड़ी फिल्म उसके साथ में कैसे करते। खैर बाद में प्रकाश मेहरा ने आगे चलकर ये फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ में बनाई थी और जंजीर कितनी बड़ी हिट हुई थी आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजकुमार ने कितनी सुपरहिट फिल्मों को छोड़ा था जो आगे चलकर सुपर डुपर हिट रही थीं। उन्हें अपने सफेद जूतों का इतना ज्यादा शौक था कि एक बार तो उन्होंने ये तक बोल दिया था कि अगर उनका बस चले तो वो अपने इन सफेद जूतों का बीमा भी करा लें, और वो बिल्कुल नए और साफ सुथरे सफेद जूते पहनना ही पसंद करते थे। एक बार तो किसी फिल्म के सेट पर उनके ये सफेद जूते थोड़ी गंदे हो गए तो उन्होंने तुरंत नए सफेद जूते मंगाए और उतनी देर के लिए फिल्म की शूटिंग रुकी रही और जब ये नए सफेद जूते आए तो उन्होंने पहने और फिल्म का सीन शूट किया। मतलब उन्हें अपने सफेद जूतों से इतना ज्यादा लगाव था, यहाँ तक कि जब वो एक बार गोविंदा के साथ में फिल्म जंगबाज कर रहे थे तो इसकी शूटिंग के दौरान उन्होंने गोविंदा की भी बेइज्जती कर दी थी। जब फिल्म के सेट पर गोविंदा बिल्कुल एक नई शर्ट पहनकर आए तो राजकुमार ने उन्हें देखा और गोविंदा को बुलाया और उनकी बहुत तारीफ की और कहा कि गोविंदा, मुझे तुम्हारी शर्ट बहुत पसंद आई है। और राजकुमार जैसे सुपरस्टार ने गोविंदा की तारीफ की जो गोविंदा को बहुत ज्यादा पसंद आई। तो अगले दिन गोविंदा ने क्या किया, अपनी शर्ट को पैक करवाया और जाकर वो राजकुमार के पास ले गए कि सर ये शर्ट आप ही रख लें। तो राजकुमार ने उनकी ये शर्ट रख ली, लेकिन गोविंदा ने देखा कि इसके दूसरे तीसरे दिन ही राजकुमार फिल्म जंगबाज के सेट पर उन्हीं के द्वारा दी हुई शर्ट के एक रूमाल से अपनी नाक साफ कर रहे थे और ये देखकर गोविंदा गुस्से से आग बबूला हो गए थे, लेकिन राजकुमार के सामने वो कुछ बोल पाते उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि जंगबाज में उनका एक डायलॉग भी था जहाँ पर गोविंदा उनके बंगले पर आते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और राजकुमार अपने बंगले की सीढ़ियों से उतरते हुए आते हैं और उनसे बोलते हैं, जानी हम तुम नहीं हम आप हैं। मतलब भले ही फिल्म थी लेकिन राजकुमार की बेइज्जती कोई फिल्म में तक नहीं कर पाता था। और ऐसा पहली बार नहीं था, उन्होंने ऐसे कई और डायलॉग भी बदले थे। जैसे एक मूवी में राजकुमार मोहन चोटी के साथ में काम कर रहे थे और राजकुमार यहाँ पर मोहन चोटी की माँ की इलाज के लिए कुछ पैसे देते हैं और मोहन चोटी जब उन्हें ये पैसे लौटाने की कोशिश करता है तो राजकुमार उससे बोलते हैं कि ये पैसे तुम ही रख लो। तो अब ये होने के बाद में अब इसमें मोहन चोटी का एक डायलॉग होने वाला था जहां पर मोहन चोटी को राजकुमार से ये बोलना था कि सर नहाने के लिए पानी गर्म कर दूं क्या। तो राजकुमार ने मन ही मन ये सोचा कि अब बताओ ये दिन आ गए हैं कि मोहन चोटी उनसे कुछ बोलेगा। खैर इस सीन की तैयारी हो गई, कैमरे लगाए गए, लाइट लगाई गई और पहले ये सारे डायलॉग्स बोल दिए गए। लेकिन जैसे ही मोहन चोटी का ये पानी गर्म करने वाला डायलॉग आना था तो राजकुमार ने अपने ही डायलॉग में इसको बोल दिया, जाओ मोहन पानी गर्म करो हम नहाएंगे। और बस इसके बाद सीन कट हो गया और सारे लोग देखते ही रह गए कि कैसे राजकुमार ने मोहन चोटी का डायलॉग भी बोल दिया। खैर आज भी ये सीन एज इट इज है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजकुमार केवल नाम के बस राजकुमार नहीं थे, उन्होंने अपनी जिंदगी भी बिल्कुल राजकुमार के जैसी ही जी है। यहाँ तक कि एक फिल्म के प्रीमियर पर उन्होंने अमिताभ बच्चन की तक बेइज्जती कर दी थी जब अमिताभ बच्चन बिल्कुल एक नया सूट पहनकर गए हुए थे। तो
तो राजकुमार ने अमिताभ बच्चन को देखकर कहा कि जानी, तुम्हारा सूट बहुत अच्छा लग रहा है, इसको तुमने कहाँ से सिलवाया है। तो अमिताभ बच्चन को पहले तो मन ही मन बहुत खुशी हुई कि राजकुमार ने उनके कपड़ों की तारीफ की है। तो अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा कि क्यों सर, आपको भी सिलवाना है क्या। तो राजकुमार ने बोला कि नहीं जानी, मुझे सूट नहीं सिलवाना है, मेरे घर के पर्दे थोड़ी खराब हो गए हैं और मुझे तुम्हारे सूट की डिजाइन काफी पसंद आई है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसी कपड़े के अपने घर के पर्दे क्यों न सिलवा लूं। और ये सुनने के बाद में अमिताभ बच्चन बड़े ही एम्बेरस हो रहे थे। हालांकि कुछ बोल नहीं पाए और थोड़ा सा मुस्कुराकर वहां से चले गए। ऐसे ही एक फिल्म के सिलसिले में राजकुमार वहीदा रहमान के घर गए हुए थे, जहां पर माला सिन्हा भी थीं। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे और डिनर टेबल पर माला सिन्हा और वहीदा रहमान बैठी थीं। तो उन्होंने राजकुमार से भी कहा कि सर आइए हमारे साथ खाना ही खा लीजिए। तो राजकुमार ने कहा कि नहीं, आप लोग खाइए, मुझे नहीं खाना है। तो माला सिन्हा ने बोला कि क्यों सर, आप खाना तो खाते ही होंगे ना। तो राजकुमार ने कहा कि जानी, हम खाना तो खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी खा लें। मतलब राजकुमार साहब बिल्कुल अलग ही लेवल के थे। वो कब किसके मुंह पर क्या बोल दें ये किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि एक बार वो एरोप्लेन में फर्स्ट क्लास में बैठकर मुंबई से बेंगलोर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे। तो एरोप्लेन के इकोनॉमी क्लास में कई लोग बैठे हुए थे जिनको ये पता था कि इस प्लेन के फर्स्ट क्लास में राजकुमार साहब भी जा रहे हैं। तो एरोप्लेन के क्रू मेंबर्स ने राजकुमार से रिक्वेस्ट की कि इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए कई लोग राजकुमार की एक झलक देखना चाहते हैं। तो राजकुमार अपनी एक झलक देने के लिए तुरंत इकोनॉमी क्लास की तरफ गए, लेकिन वहां पर देखकर उन्होंने बोला, जानी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमें धारावी में ले आए हो। आपको बता दें कि धारावी मुंबई का एक बहुत बड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है। और एरोप्लेन के इकोनॉमी क्लास को देखकर राजकुमार ने कहा कि ये तो तुम हमें ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई के धारावी में ले आए हो। खैर राजकुमार साहब की ये आदत थी, लेकिन इस बारे में कई लोगों का ये भी कहना था कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे राजकुमार साहब मानसिक तौर पर बीमार हों। इसी वजह से शायद वो अक्सर लोगों की इस तरह से बेइज्जती करते रहते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि उन्हें तो सीधे पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेज देना चाहिए, जिससे उनके द्वारा की गई बेइज्जती सुनने के बाद में पाकिस्तान की आर्मी भी बॉर्डर से पीछे हट जाए। यहाँ तक कि आपको बता दें कि राजकुमार ने सलमान खान को तक नहीं छोड़ा था। ये बात उस समय की है जब सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया ब्लॉकबस्टर हो गई थी और इसी की सक्सेस पार्टी रखी हुई थी, जिस पार्टी में लगभग पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हुआ था और यहाँ पर राजकुमार साहब भी आए हुए थे। तो भीड़ में और काफी अंधेरे में शायद सलमान खान उस समय राजकुमार साहब को पहचान नहीं पाए और उन्होंने उनसे बोला कि सर आप कौन। तो राजकुमार ने कहा कि जानी, हम कौन, जाके अपने अब्बा से पूछो। आपको बता दें कि सलीम खान राजकुमार के काफी पुराने दोस्त थे। यहाँ तक कि साल 1989 में आई फिल्म गलियों का बादशाह में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की तक बेइज्जती कर डाली थी। एक्चुअली में ये फिल्म काफी पहले बनना शुरू हुई थी जब मिथुन चक्रवर्ती स्ट्रगल ही कर रहे थे, लेकिन ये फिल्म डिले होते होते फाइनली 1989 में रिलीज हो पाई थी। तो इसी फिल्म की मुहूर्त पार्टी रखी गई थी जब मिथुन चक्रवर्ती गेट पर खड़े हुए थे और राजकुमार यहाँ पर आए। तो मिथुन ने राजकुमार को सलाम किया, लेकिन राजकुमार उनकी तरफ देखने के बजाय इधर उधर देख रहे थे। खैर जब राजकुमार अंदर गए और बाद में जब उनका पूरी तरह से परिचय करवाया गया तो राजकुमार ने अब मिथुन चक्रवर्ती की तरफ देखकर ये कहा कि जानी, तुम वही हो ना जिसने बाहर मुझे सलाम किया था। तो मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हाँ सर, मैं वही हूँ। तो राजकुमार ने कहा कि अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई स्ट्रगल काम मांगने के लिए आया हो। मतलब वो बिना सोचे समझे ही किसी के सामने भी किसी की बेइज्जती कर देते थे। खैर इस बात में भी कोई दो राह नहीं है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई उस समय तक राजकुमार का क्रेज काफी कम होने लगा था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो रहे थे और फिल्म गलियों के बादशाह में राजकुमार से बड़ी फोटो मिथुन की लगानी पड़ी थी। वैसे इतना तीखा बोलने वाले राजकुमार को प्यार भी हुआ था। सबसे पहले तो राजकुमार को मीना कुमारी पसंद आई थी, जिनकी खूबसूरती पर राजकुमार अपना दिल भी हार बैठे थे। फिल्म पाकीजा में इन दोनों ने एक साथ काम किया था और कहा जाता है कि राजकुमार जब मीना कुमारी के सामने डायलॉग बोलते थे तो ऐसा पहली बार हो रहा था जब वो मीना कुमारी की खूबसूरती के सामने अपने डायलॉग्स भूल जाते थे। नहीं तो राजकुमार साहब की मेमोरी अपने डायलॉग्स को लेकर इतनी तेज थी कि वो कभी अपने डायलॉग्स नहीं भूलते थे, लेकिन मीना कुमारी की खूबसूरती के सामने वो अपने डायलॉग्स भी भूल जाते थे। मीना कुमारी की खूबसूरती को देखकर तो उन्होंने ये तक बोल दिया था कि जानी, तुम इतनी सुंदर हो कि लोग तुम्हें पर्दे पर देखने के लिए अपनी आंखें तक कुर्बान कर देंगे, लेकिन तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। खैर उन्होंने मीना कुमारी को प्रपोज भी किया, लेकिन उस समय मीना कुमारी की शादी ऑलरेडी कमल अमरोही से हो चुकी थी, जो ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे और इसको प्रोड्यूस भी कर रहे थे। और जब कमल अमरोही को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आगे चलकर फिल्म में से राजकुमार के कई सीन काट दिए थे और इसके बाद उन्होंने राजकुमार के साथ में कभी आगे काम नहीं किया।
वैसे इसके अलावा एक बार और राजकुमार साहब का दिल धड़का था बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के लिए भी। ये लगभग 1971 के आसपास की बात है, जब राजकुमार फिल्म लाल पत्थर को साइन कर रहे थे। तो उस समय पहले इस फिल्म में उनके अपोजिट वैजंती माला होने वाली थीं, लेकिन राजकुमार ने इसके डायरेक्टर से बोला कि वो इसमें वैजंती माला की जगह पर हेमा मालिनी को साइन करे, वो तभी इसमें काम करेंगे। और इसी फिल्म के सेट पर राजकुमार ने हेमा मालिनी के साथ में अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन हेमा मालिनी ने मना कर दिया था, क्योंकि उस समय तक हेमा मालिनी ऑलरेडी धर्मेंद्र के साथ में रिलेशनशिप में थी। तो कुछ ऐसे राजकुमार साहब का लगभग 2 बार बॉलीवुड हीरोइनों ने दिल भी तोड़ा था। और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है कि राजकुमार आगे चलकर इतने पत्थर दिल बन गए थे, जब वो आगे चलकर इतने ज्यादा निष्फिक्र हो गए थे कि वो किसी के लिए क्या बोल रहे हैं, कोई उनके लिए क्या बोल रहा है, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि इसको लेकर कई बार उनके करीबियों ने उनसे ये तक बोला कि सर आप ऐसे किसी की भी बेइज्जती कर देते हैं, ऐसे तो बॉलीवुड के कई लोग आपके साथ में काम नहीं करेंगे। तो इस बारे में राजकुमार का कहना था, जानी राजकुमार शेर है और शेर अकेला ही चलता है, भेड़ों की भीड़ में चलना हमारा काम नहीं है। खैर कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि राजकुमार साहब अंदर से काफी अकेले थे, और अक्सर उनके इस तरह से बेबाक बोलने की वजह से लोग राजकुमार के करीब आने से तक डरते थे कि इनका भरोसा नहीं है, कब कहां पर किसकी बेइज्जती कर दें। वैसे ऐसे कई और भी मौके आए जहां पर राजकुमार किसी के बारे में कुछ बोलने से कभी हिचकिचाए नहीं। जैसे जाने माने म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी को हमेशा से ही ज्वेलरी पहनने का बहुत ज्यादा शौक रहा है, और वो अपने गले में अलग अलग तरह की मालाएं और अपने हाथ में बहुत सारे ब्रेसलेट पहने हुए नजर आते थे। तो एक बार जब राजकुमार साहब ने उन्हें देखा तो उनसे कहा, जानी तुम्हारी ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है, तुमने इतना सारा सोना पहन रखा है, बस एक मंगलसूत्र की कमी है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार का एक कुत्ते के साथ में सीन था, तो डायरेक्टर ने एक नॉर्मली कुत्ता फिल्म के लिए बुलाया था, लेकिन राजकुमार ने जब उस कुत्ते को देखा तो इसके साथ में ये सीन शूट करने से मना कर दिया, और उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि जानी ये कुत्ता बहुत ही मामूली है, राजकुमार के साथ में बैठने लायक नहीं है। और अपने घर से एक रॉयल कुत्ता उन्होंने मंगाया और उसके साथ में ये सीन शूट किए। आपको बता दें कि राजकुमार रियल लाइफ में एक्टर बनने के पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, और मुंबई में महम एरिया के थाने में कई महीनों तक पोस्टेड रहे। और जब वो एक्टिंग नहीं भी कर रहे थे तो उस समय भी उनका एटीट्यूड और ऑरा ही अलग था, और उनके बात करने की स्टाइल बहुत ही अलग थी। किसी से बात करते टाइम पर उनकी आवाज में बड़ी ही खनक थी और बिल्कुल एक राजकुमार जैसी फीलिंग आती थी। और ये सारी चीजें देखकर उनके साथ वाले अक्सर ये बोलते थे कि सर आपको यहाँ इंस्पेक्टर नहीं बल्कि आपको तो फिल्मों में हीरो होना चाहिए। और आगे चलकर एक डायरेक्टर ने उन्हें नोटिस भी किया, जिनकी स्टाइल उन्हें काफी पसंद आई, तो उन्होंने राजकुमार को फिल्मों में आने का न्योता दिया। और इस तरह से राजकुमार की एंट्री हुई थी फिल्मों में। हालांकि स्टार्टिंग की फिल्में उनकी कुछ खास नहीं चल पाई और छोटे छोटे रोल ही मिले, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। वैसे आपको बता दें कि उनका जो रियल नाम है वो राजकुमार नहीं था, उनका रियल नाम था कुलभूषण पंडित, जिनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, उस समय के बलूचिस्तान एरिया में। और राजकुमार का परिवार एक कश्मीरी हिंदू परिवार था। आगे चलकर राजकुमार साहब ने 60s में एक एयर होस्टेस जेनिफर पंडित से शादी कर ली थी, जो एक एंग्लो इंडियन थी, और राजकुमार की मुलाकात कई बार इनसे हुई थी। और राजकुमार ने आगे चलकर पूरे हिंदू रीति रिवाज से उनसे शादी की थी, और आगे चलकर उनका नाम भी बदलकर गायत्री रख दिया था, जिनसे उनको 2 बेटे और एक बेटी हुई थी। बेटे को तो आप जानते ही होंगे, पुरु राजकुमार, जिनको आपने फिल्म बाल ब्रह्मचारी में देखा होगा। इसके अलावा पुरु राजकुमार हमें और भी कई फिल्मों में विलेन वाले रोल में नजर आए हैं। इनके अलावा उनका एक और बेटा है पानिनी राजकुमार, और एक बेटी है वास्तविकता पंडित, जिन्होंने अभी फिल्मों में एक्टिंग करने की ट्राई की, कुछ एक फिल्मों में काम भी किया, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि जब राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार मुंबई के एक स्कूल में पढ़ते थे, उस समय रंगा और बिल्ला नाम के 2 क्रिमिनल बहुत ही फेमस थे, और उस समय राजकुमार के बेटे बिल्कुल किडनैप होते होते ही बचे थे। जब ये दोनों उठाने तो राजकुमार के बेटे को आए थे, लेकिन धोखे से किसी और को उठा ले गए थे। पुरु राजकुमार के बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी डिटेल से बनाया हुआ है कि कैसे वो यहाँ पर अपहरण होते होते बचे थे, और आगे चलकर कैसे पुरु राजकुमार ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। उनकी जिंदगी भी काफी दिलचस्प रही है। अगर आप पुरु राजकुमार के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जरूर देखिए, हमने एक काफी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। खैर इस वीडियो में हम राजकुमार के बारे में ही बात करेंगे। तो सारी जिंदगी राजकुमार की बहुत अच्छे से चलती रही, लेकिन अंतिम समय में राजकुमार बहुत ही अकेले हो गए थे। यहाँ तक कि आगे चलकर राजकुमार को गले का कैंसर भी हो गया था, और हमेशा से इतनी खनकदार आवाज के मालिक रहे राजकुमार के अंतिम समय में कई महीनों तक राजकुमार बोल नहीं पाए।
और फाइनली 69 साल की उम्र में साल 1996 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े सुपरस्टार की मृत्यु हो गई लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी नहीं आया। उनके अंतिम संस्कार में मात्र उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनकी बेटियां बस थीं। और जब उनका अंतिम संस्कार हो गया, सारी चीजें हो गई, तब जाकर बॉलीवुड को पता चला था कि राजकुमार साहब खत्म हो गए हैं। एक्चुअली ऐसा करने के लिए खुद राजकुमार साहब ने ही कहा था। जब उनका अंतिम समय चल रहा था तो उन्होंने अपने बेटे और अपनी पत्नी को अपने पास में बुलाया और उनसे कहा कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक राजकुमार की तरह जी है, तो वो चाहते हैं कि वो एक राजकुमार के जैसे ही मरें। इस वजह से उनके अंतिम संस्कार में कोई भी इकट्ठा ना हो, बॉलीवुड से कोई भी ना आए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जैसा लोगों ने उन्हें हमेशा पर्दे पर देखा है वैसे ही वो उनके दिलों में हमेशा बने रहें। उनकी आखिरी समय की ये फोटो और उनकी हालत कोई भी ना देख पाए। और अपने पिता की बात को मानते हुए उनके बेटों ने किसी को भी अंतिम संस्कार की खबर तक नहीं लगने दी थी। यहाँ तक कि मीडिया वाले जो इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं उन्हें तक पता नहीं लग पाया था। यही एक रीजन है कि राजकुमार साहब के अंतिम समय की कोई भी फोटो मौजूद नहीं है और किसी ने भी उनका अंतिम संस्कार नहीं देखा था। हालांकि इस बारे में बॉलीवुड के कई एक्टर्स का ये कहना था कि राजकुमार साहब सुपरस्टार थे और उनकी शोभा यात्रा बड़े जोर शोर से निकालनी चाहिए थी। लेकिन राज साहब जब जिंदा थे तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी बॉलीवुड में कोई मरता है तो बॉलीवुड के बहुत सारे लोग और महिलाएं सफेद कपड़े पहनकर आ जाते हैं और घर के सामने एक जमावड़ा सा लग जाता है और यहाँ पर लोग ऐसा लगता है कि दुख में गम और फोटो खिंचाने के लिए आए हैं। तो ये सारा दिखावा राजकुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि डायरेक्टर मेहुल कुमार उनके साथ में फिल्म मरते दम तक जब बना रहे थे तो उसमें राजकुमार साहब की मौत का एक सीन था। तो राजकुमार साहब ने मेहुल कुमार से कहा था कि मेहुल, इस सीन को बहुत अच्छे से फिल्माना, क्योंकि उनके असली मरने के बाद में शायद कोई ऐसा सीन नहीं दिख पाएगा। और उन्होंने मेहुल कुमार से कहा था कि मेहुल आ जाओ, तुम भी मेरे अंतिम संस्कार में शामिल हो जाओ और अभी मुझे हार पहना लो, क्योंकि मेरे मरने के बाद में ऐसा नहीं हो पाएगा। और आपने अगर नोटिस किया हो तो फिल्म मरते दम तक में राजकुमार साहब की मौत का ये सीन बड़े ही भव्य तरीके से फिल्माया गया था, जो देखते टाइम पर बिल्कुल असली ही लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो किसी बड़े आदमी के मरने पर ये असली में ही शोभा यात्रा निकाली जा रही हो। और राजकुमार साहब के द्वारा मेहुल कुमार को बोली गई ये बात बिल्कुल सच साबित हुई, क्योंकि असल जिंदगी में जब वो ये दुनिया छोड़कर गए तो कोई भी मौजूद नहीं था। आपको बता दें कि राजकुमार साहब अपने बेटे की फिल्म बाल ब्रह्मचारी रिलीज होने के लगभग 2 महीने पहले ही खत्म हो गए थे और वो अपने बेटे पुरु राजकुमार की डेब्यू फिल्म देख नहीं पाए थे। एक बार जब राजकुमार के कैंसर के बारे में पता चला तो उनको सहानुभूति देने के लिए बॉलीवुड में से एक डायरेक्टर ने उनसे कहा कि सर, आपको इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? तो राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, जानी, हम बड़े लोग हैं, हमें बीमारी भी बड़ी होती है, बाकी छोटी मोटी बीमारी तो हमारे आसपास भी नहीं भटकती है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि राजकुमार साहब पुलिस में थे तो वो हमेशा से ही समय के पाबंद थे। फिल्म के सेट पर लेट लतीफ आना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो किसी और की लेट लतीफी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। ऐसे ही जब एक बार फिल्म बेताज बादशाह के टाइम पर शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म के सेट पर थोड़ी देरी से आए तो राजकुमार ने तुरंत अपनी घड़ी उतार कर उन्हें दे दी और कहा कि समय के पाबंद रहा करो। और इसी वजह से आज वो उन्हें ये घड़ी दे रहे हैं कि जब भी वो ये घड़ी देखें तो उन्हें याद आए कि उन्हें समय से जाना है। वैसे शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि राजकुमार साहब पर एक आदमी की हत्या का मुकदमा भी चला है और लगभग 1 साल तक राजकुमार को जेल जाना पड़ा और अपनी पैरवी करनी पड़ी। एक्चुअली बात थी फिल्म मदर इंडिया के बाद की, जब राजकुमार अपने एक दोस्त और उसकी वाइफ के साथ में मुंबई के एक बीच पर टहल रहे थे। तभी पान की दुकान पर खड़े हुए कुछ लोगों ने उसकी वाइफ को लेकर कुछ गलत कमेंट कर दिया और ये बात राजकुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और भले ही उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने उस आदमी की तुरंत वहां पर इतनी ज्यादा पिटाई की कि आगे चलकर उसकी मृत्यु तक हो गई थी और राजकुमार के ऊपर हत्या का ये केस भी चला है, जिसकी वजह से 1 साल तक राजकुमार फिल्मों से दूर भी रहे थे। हालांकि वो पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने ऐसा किया था। ये सारी चीजें होने के बाद उन्हें इस केस से बेइज्जत बरी कर दिया गया था। और जो राजकुमार के मारने पर लड़का खत्म हो गया था, उसकी और भी कई पास्ट में ऐसी चीजें चल रही थी। तो फाइनली राजकुमार को इस केस से बेइज्जत बरी भी कर दिया गया था। कुछ इस रीजन की वजह से भी बॉलीवुड के बहुत सारे लोग उनसे हमेशा डरते आए हैं कि ये तो सनकी एक्टर है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या कैसा आ जाए और ये कुछ भी काम कर दे। तो जहां राजकुमार के ऊपर एक आदमी की हत्या का केस चला तो आगे चलकर उनके बेटे पुरु राजकुमार के ऊपर 3 लोगों की हत्या करने का भी केस चला था, जिसका हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हमारे चैनल में उसको देखिए। वैसे उनकी जिंदा दिली के भी कई किस्से मशहूर हैं। जब उन्होंने एक होटल में खाना खाया और इसके बाद में वेटर को 500 रुपए की टिप दी। उस समय 500 रुपए बहुत ज्यादा होते थे।
तो वेटर ने जब इसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया तो राजकुमार ने कहा, रख लो, हमेशा याद रखोगे कि राजकुमार ने दिए थे। फिल्म में मदर इंडिया की शूटिंग के टाइम पर जब सुनील दत्त ने नरगिस की आग से जान बचाई थी तो उस समय सुनील दत्त को कई लोग रियल का हीरो बोलने लगे थे। उसमें राजकुमार भी काम कर रहे थे। तो राजकुमार ने सुनील दत्त की तारीफ तो की, लेकिन सबसे ये कहा कि ये तो ट्रेलर है, असली पिक्चर तो आग बुझने के बाद शुरू होगी। जहां तक कि फिल्म में मदर इंडिया के बाद कई लोग उन्हें उनके कैरेक्टर के नाम सामू के नाम से बुलाने लगे थे, जिसके बारे में वो बोलते थे कि जानी, सामू तो मर गया, अब राजकुमार का दौर है। राज साहब जिस होटल में भी जाते उस होटल में सबसे ऊपर का कमरा बुक करवाते ताकि वो ऊंचाई से सबको देख पाए। जहां तक कि एक बार तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में भी कमेंट कर दिया था। कई लोगों का ये कहना था कि शत्रुघ्न सिन्हा राजकुमार की आवाज में डायलॉग बोलने की कोशिश करते हैं। तो इस बारे में राजकुमार ने यह कहा कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए जानी, और अकल राजकुमार उधार नहीं देता। वो हमेशा ही इतने जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान थे कि एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको फिल्मों के अलावा और क्या क्या शौक है, तो उन्होंने बात को बिना घुमाते फिराते हुए बोला कि उन्हें सुंदर सुंदर लड़कियां पसंद हैं, खुली हवाएं पसंद हैं, आसमान पसंद है। जहां तक कि उनको लेकर कई लोगों ने ये भी बोल दिया था कि वो बहुत ज्यादा घमंडी हैं। तो राजकुमार का इस बारे में भी ये कहना था, जानी, ये घमंड नहीं है, ये वो सच है जिसे दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जहां तक कि एक बार उन्होंने शक्ति कपूर की शर्ट के बारे में भी कमेंट कर दिया था, जब शक्ति कपूर एक फिल्म के सेट पर एक अजीबोगरीब शर्ट पहनकर आ गए। तो राजकुमार ने पहले तो उन्हें देखा और फिर देखते हुए उन्हें कहा कि यार, ये आलू की बोरी यहाँ फिल्म के सेट पर क्या कर रही है। एक इंटरव्यू में पत्रकार ने उनकी सफलता के राज के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, जानी, राजकुमार का राज ही राज है और इसे तुम अगर जान जाओगी तो इंटरव्यू खत्म ही हो जाएगा। उन्हें अक्सर डबिंग स्टूडियो में रहना पसंद नहीं था। एक बार में जो वो डायलॉग बोलते थे वही फुल एंड फाइनल हो जाता था। और इस बारे में उनका ये कहना था कि राजकुमार की आवाज बार बार रिकॉर्ड नहीं की जाती, एक बार में ही वो पत्थर की लकीर हो जाती है। उन्हें सफेद जूतों के अलावा सफेद शर्ट पहनना भी बहुत पसंद था। तो ऐसे में उनके पास में लगभग 70 जोड़ी से ज्यादा सफेद जूते और 50 जोड़ी से ज्यादा सफेद शर्ट थीं। तो राजकुमार साहब की जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे छोटे और बड़े कई अनगिनत किस्से रहे। और अगर इन सारी छोटी छोटी बातों के बारे में भी हम बात करने पर आए तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोगों को राजकुमार साहब कैसे लगते हैं, उनके डायलॉग्स आपको कैसे लगे थे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे मुझे राजकुमार साहब और उनके डायलॉग बहुत ज्यादा पसंद आए थे। उनकी फिल्में मैं अक्सर आज भी देखता रहता हूँ और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो स्वैग और जो एटीट्यूड राजकुमार साहब का रहा था वैसा ना तो कोई रहा है और ना ही कोई आएगा। आपको उनकी सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म पसंद आई थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।